अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कामल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आज की कहानी अभिया और ज़ारून की मोहब्बत के नाम। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। अभिया के वालिद फौत हुए तो माँ ने एक आवारा शख्स से उसका निकाह करवा दिया। अभिया के चचा ने अपने बेटे को बुलाया और उसका निकाह अभिया से करवा के अपने घर ले आए। मगर अभिया का शौहर उसे कबूल नहीं कर पा रहा था। उसका मानना था कि उसे जबरदस्ती के बंधन में बंद दिया गया है। ज़ारून जब जर्मनी वापस जा रहा था तब उसके बाप ने जबरदस्ती अभिया को भी उसके साथ भेज दिया। जर्मनी पहुंचकर ज़ारून ने अभिया को अपने दोस्त के आगे, जैसे ही गाड़ी मेन गेट के पास रुकी, ज़ारून ने मुतवातर गाड़ी का हॉर्न बजा डाला। उस वक्त उसका दिमाग शदीद तपा हुआ था। चौकीदार ने वक्त ज़ाये किए बगैर जल्दी से दरवाज़ा खोला। उस पर भी ज़ारून बिगड़ा था। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते ही बाहर निकला और चौकीदार पर बरस पड़ा। कहाँ गुम थे? सुनाई नहीं दे रहा था, कब से हॉर्न बजा रहा हूं। कमरे में घुसकर बैठ जाते हो। लगता तुम्हें अपनी नौकरी अजीज नहीं। आइंदा ये सुस्ती मत करना, वरना तुम्हारी छुट्टी। इतना बोलकर ज़ारून आंधी तूफान बना अंदर की जाने बढ़ गया और चौकीदार हैरत से मुंह खोले ज़ारून को जाता देख रहा था। इतनी देर लगाई तो नहीं थी मैंने जितना गुस्सा ज़ारून बाबा करके गए हैं। और गाड़ी में बैठे शकील साहब सर पकड़े बैठे थे, जबकि अभिया का काटो तो बदन में लहू नहीं वाला हिसाब था। वो उस शख्स के तेवर अच्छे से समझ रहे थे और उसी बात पर उसकी रूह फना हो रही थी। शकील साहब ने जब अभिया की उड़ी रंगत देखी तो चेहरे पर जल्दी से बशाशत लाते हुए अभिया के सर पर हाथ रखा और बोले, आप फिक्र नहीं करो बेटा, और ज़ारून से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बस इस वक्त वो थोड़ा गुस्से में है क्योंकि मैंने बहुत अचानक उसके सर पर अपना फैसला मुसल्लत किया है। मगर तुम्हें तंग या परेशान नहीं करेगा, मेरा भरोसा रखो। आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी चची से मिलवाता हूँ। वो बहुत बेताबी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। उनसे मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा। शकील साहब अभिया को अपने साथ लगाए अंदर की तरफ बढ़े। दिल ही दिल में वो भी ज़ारून के रवैये से परेशान थे। ऐसी भी क्या बेरुखी, बच्ची घर पहली बार आई और उसने मुरव्वतन भी अभिया को अपने साथ अंदर ले जाने की कोशिश नहीं की। कहीं मैंने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। शकील साहब को ढेरों फिक्रों ने आन घेरा। शकील साहब के 1000 दिलासों के बावजूद भी अभिया नॉर्मल नहीं हो पा रहे थे। वो जिन हालात से गुजर कर आए थे, उसके बाद ज़ारून का ये रवैया उसे तकलीफ दे रहा था। अगर आज शकील चाचू वक्त पर ना पहुंचते तो उसकी सगी माँ उसकी शादी अपने आवारा भांजे से करा देती, क्योंकि उसकी माँ को बेटी में दिलचस्पी नहीं थी। वो डर गई, जाने उसके साथ क्या होने वाला था। 2 दिन की बात होती तो अभिया जैसे तैसे उस शख्स को बर्दाश्त कर लेते, मगर सारी जिंदगी का साथ था। उसे अपने बाबा की याद आए। हल्क में आंसुओं का गोला फंस गया। वो मरे मरे कदमों से शकील साहब की हमराही में घर के अंदर दाखिल हुए थे, जहां शकील साहब की बीवी ठहरी उनका इंतजार कर रही थी। अभिया तो चची के तस्वुर से भी खौफ खा रही थी, जाने उनका क्या रद्द अमल हो। उनका इकलौता बेटा था, बहुत अरमान होंगे। हर माँ के दिल में अरमान होते हैं। और फिर ड्रामों में यही तो दिखाते थे कि अमीर रिश्तेदारों की बीवियां अपने शौहर के गरीब रिश्तेदारों को बर्दाश्त नहीं करती। मगर अभिया की तवक्को के बरक्स
चची ने बहुत मोहब्बत से अभिया को गले लगाया और बोली, वेलकम होम बेटा, बहुत खुशी हुई है मैं आपसे मिलकर। माशाल्लाह, जैसा सुना था आप उससे कहीं ज्यादा प्यारी हो। इधर आओ, बैठो, लंबा सफर था, थक गई होगी। अपने साथ लगाए उन्होंने अभिया को लाउंज में जाकर बिठाया। उनकी अपनायत से अभिया का दिल पिघल गया और आंखें नम हुई, जिन्हें अभिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी चादर में छुपाया। उस वक्त वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, उसे शदीद हैरत हो रही थी। चचा और चची दोनों ही मिजाज के बहुत अच्छे, मोहब्बत करने वाले थे। जाने उनका सड़ियल बेटा किस पर चला गया था। चची ने फौरन खाना लगवाया और अभिया को जबरदस्ती खाना खिलाने लगी। साथ साथ वो अभिया से छोटे छोटे सवालात भी कर रही थे। उनसे बात करते हुए अभिया की झिझक काफी हद तक खत्म हो गई। अब वो खासे पुरएतमाद लहजे में उनसे बात कर रही थी। ज़ारून खाने की टेबल पर भी नहीं आया। अभिया की नजरें उसे तलाशने की कोशिश कर रही थी। वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उस शख्स के साथ उसने सारी जिंदगी गुजारनी थी। चची उसकी नजरों का जाविया समझ गई थी। बोली, ज़ारून की फिक्र ना करो, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने उसे बहुत प्यार से पाला है, तो थोड़ा नखरा है उसमें। जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की आदत है। ऐसे में इतने बड़े फैसले पर सर झुका दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब गुस्सा तो बनता है। चची ने भी चचा वाली बात की थी। तब अभिया को उनकी बात पर ईमान लाना पड़ा। वो माँ बाप थे, अपने बेटे को बेहतर तरीके से जानते थे, और जो शख्स सारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारता आया हो, वो अचानक फैसलों पर गुस्सा कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उधर कमरे में ज़ारून खड़ा बामुश्किल अपने गुस्से पर काबू पा रहा था। वो बेचैनी से पूरे कमरे में टहल रहा था। गुस्से से उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आया कि उसके बाबा उसके साथ ये सब भी कर सकते हैं। शादी कोई खेल तमाशा नहीं कि इस तरह अचानक कहीं पर भी और किसी से भी कर ली जाए। पूरी जिंदगी का साथ होता है, मगर उसके बाबा ने उसकी जिंदगी को खेल समझा और चाहते थे ज़ारून भी उसे कबूल कर ले। ये नामुमकिन बात थी। अपनी फ्यूचर वाइफ के हवाले से उसने जो खाका बनाया था, ये लड़की उस खाके पर बिल्कुल भी पूरी नहीं उतरती थी। बड़ी सी चादर में गुम ये लड़की उसे एक आंख नहीं भाई। ज़ारून जितना उस लड़की के बारे में सोचता, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचता। पूरी जिंदगी छोटी सी छोटी बात भी उसने अपनी मर्जी से पूरी की। अपनी पसंद नापसंद का पूरा पूरा ख्याल रखा था। बचपन में अपने खिलौने भी अपनी पसंद से लिया। उसके माँ बाप ने उसे कभी नहीं रोका था, ना कभी अपनी पसंद उस पर मुसल्लत करने की कोशिश की। उसे मनमानी करने की आदत थी, मगर उसकी जिंदगी का इतना बड़ा इवेंट उसकी पसंद के खिलाफ हुआ और उसके बाबा ने पूछना तक जरूरी नहीं समझा। ना उससे उसकी मर्जी जानी। अच्छा भला अपने दोस्तों के साथ गोल्फ क्लब में गोल्फ खेल रहा था जब उसे बाबा की कॉल आई। उन्होंने बहुत इमरजेंसी में ज़ारून को बुलवाया था। ऐसी उफ्ताद पर ज़ारून बौखला गया और बिना कोई सवाल किए बाबा के बताए हुए एड्रेस पर तेजी से पहुंचा था। मगर जब वहां पहुंचा तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही थी। वो इंतहाई छोटी आबादी थी, बोसीदा सा मोहल्ला था, और जिस घर में बाबा ठहरे उसका इंतजार कर रहे थे वो भी इंतहाई खस्ता हाल था। ज़ारून समझ नहीं पाया कि बाबा यहाँ क्या कर रहे थे और उसको इतनी इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलवाया। जल्द ही उसकी हैरत दर हुई और हैरत की जगह गुस्से ने ले ली जब बाबा ने भरे मजमे के सामने कहा, ये मेरा बेटा ज़ारून है और ये निकाह करेगा अभिया से। अब आप सब लोग यहां से जा सकते हैं, और खबरदार जो आइंदा मेरी बच्ची के बारे में
किसी ने फजूल किस्म की गुफ्तगू की। मेरी बच्ची लावारिस नहीं है। बाबा बहुत रौब से वहां मौजूद लोगों को धमका रहे थे, जबकि ज़ारून हक्का बक्का उनकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। वो तो समझा था बाबा किसी मुश्किल में गिरफ्तार है, नहीं जानता था कि बाबा उसकी जिंदगी मुश्किल में डालने वाले हैं। गुस्से के मारे ज़ारून की आंखें लाल अंगारा हो गई, मगर उस वक्त वो खामोश रहा। उसके बाप ने इतने लोगों के सामने फैसला किया था। ज़ारून गुस्सा करके अपने बाप का सर नहीं झुका सका और कतई अनजान लड़की के साथ निकाह कर लिया। उस वक्त तो ज़ारून खामोश रहा, मगर जब वापसी बाबा के साथ तंबू सी चादर में लिपटी एक लड़की को देखा तो ज़ारून खुद पर जब्त नहीं कर सका। उसने अपना सारा गुस्सा रैश ड्राइविंग करके निकाला था और अभी तक शदीद गुस्से में था। उसने सोच लिया था कि वो बाबा और मामा से कोई बात नहीं करेगा। वो जानता था मामा भी इस बारे में सब जानती होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा कोई काम करें और मामा को उसके बारे में इत्ला ना हो। वो उस लड़की को तो किसी सूरत कबूल करने वाला नहीं था। तीसरी जगह पर इतने मर्दों के दरमियान उसने अपने बाप का लिहाज कर लिया था। इतना बहुत था। ज़ारून ने खुद को पुरसुकून करने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उसका गुस्सा बतदरीज बढ़ रहा था। थक कर ज़ारून ने गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से बाहर निकलता चला गया। खाना खाने के बाद चची अभिया को लेकर अपने कमरे में चली गई और बोली, मुझे तुम्हारे बाबा की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं आना तो चाहती थी, मगर कुछ मसरूफियत की बिना पर नहीं आ सके। इसके लिए बहुत माजरत चाहती हूँ और तुम्हारी माँ पर बहुत गुस्सा है। भला सगी माँ ऐसा जुल्म कहाँ करती है कि किसी ने भी इल्ज़ाम लगाया और उसने यकीन भी कर लिया और अब अपनी बेटी पर जुल्म करने चली थी। तुम्हारे चाचू ने बहुत अच्छा फैसला किया। मुझे खुशी है, बस ज़ारून की वजह से थोड़ी फिक्रमंद हूँ। चची नर्म मिजाजी से गोया हुई तो अभिया को ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा। उसकी वजह से उनका इकलौता बेटा नाराज था और वो परेशान होने की बजाय उसको बहला रही थी, सिर्फ अपने शौहर की खातिर। मगर सुकून भी हुआ। कम से कम उसके साथ टीवी ड्रामों जैसा कुछ नहीं होने वाला, जहां गरीब लड़की ब्याह कर अमीर ससुराल जाए तो सास उसका जीना मुहाल कर देती है। अमीर और मॉडर्न होने के बावजूद चची बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। वो अभिया का बहुत ख्याल रख रही थी। अलबत्ता जिस शख्स ने दोबारा अभिया को अपनी शक्ल नहीं दिखाई, चची ने उसे रहने के लिए एक अलग कमरा दिया था। वो चाहती थी ज़ारून को थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि वो खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार कर सके। चची के इस फैसले पर अभिया को भी एतराज़ नहीं था। ज़ारून से शादी उसके लिए भी बहुत अचानक थी। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और ज़ारून की शख्सियत से तो वैसे ही बहुत घबरा चुके थे। रात में जब ज़ारून घर आया तो उसकी माँ ने उसे मनाना चाहा तो ज़ारून बिगड़ गया और बोला, मुझे आप पर हैरत है कि आप कैसे खामोश हुई। मैं आपका इकलौता बेटा हूं। ज़ारून की बात पर उसकी माँ बोली, हाँ जानती हूं, अपने इकलौते बेटे की खुशी से महरूम हुई, मगर अपना शौहर बहुत अजीज है मुझे। उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। और शादी का क्या है, मैं वलीमा धूमधाम से करने वाली हूँ। उनकी बात पर ज़ारून भड़क गया, मगर उसकी माँ ने अपना कहा सच कर दिखाया और चंद दिनों में धूमधाम से ज़ारून का वलीमा किया था। 10 दिन गुजर गए, मगर ज़ारून के मिजाज और मामूलात में कोई तब्दीली नहीं आई। वो सुबह घर से निकलता और आधी रात को वापस लौटता था। उसके वालिदैन ने उसे बात करने की बहुत कोशिश की, मगर ज़ारून उन्हें कोई मौका नहीं दे रहा था।
वो उनसे शदीद नाराज हो चुका था। मगर एक रोज शकील साहब ज़ारून के जिम में पहुंच गए, जहां वो सुबह की वर्जिश कर रहा था। बाबा को आता देखकर ज़ारून को लगा उसके नाराज होने पर उसके बाप को एहसास हो गया है कि अब यकीनन वो मुझे मनाने के लिए हर तरह के हरबे आजमाएंगे, मगर मैं उनकी किसी बात में नहीं आऊंगा। ज़ारून दिल में सोचने लगा, मगर उस वक्त ज़ारून को बड़ा जोरों का झटका लगा जब बाबा ने आकर बजाय ज़ारून को मनाने के उल्टा नाराजी से कहा, मुझे तो लगता था बाप होने के नाते मैं तुम पर अपना हक रखता हूं कि अगर अचानक कोई फैसला करूं भी तो तुम्हें एतराज नहीं होगा, मगर इन 10 दिनों में तुमने ये साबित कर दिया तुम मुझे इस काबिल समझते ही नहीं थे कि अगर मैंने तुम्हारे लिए किसी लड़की को पसंद किया तो तुम उसे कबूल कर लो। फैसला अचानक जरूर था, मगर इतना घिनौना जुर्म नहीं जो तुम कबूल ही ना कर सको। खैर, लंबी चौड़ी तमीद नहीं बांधूंगा। तुम्हें बताने आया हूं, अगले हफ्ते तुम्हारी जर्मनी वापसी है और अभिया तुम्हारे साथ जाएगी। अगर मेरी बात मान लो तो ठीक, वरना अपनी बात मनवाने के लिए मुझे तुम्हारे पैर पकड़ने पड़ेंगे। मैं तुम्हारी और अभिया की सीट कंफर्म करा चुका हूं। वो तुम्हारी बीवी है और अब उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पैर पकड़ने वाली बात पर तो ज़ारून को आग लग गई। माँ के सर पर पहुंचा और खासा रूहानसा होकर बोला, ये आप लोग मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। इतनी आज़ाद लाइफ देने के बाद अब आप लोग मेरे पाँव में बेड़ियां बांधने लगे हैं। मैं ज़बरदस्ती की शादी को नहीं मानता। आप अपने मियाँ को अच्छी तरह समझा लें तो बेहतर होगा, और मैं उनके इमोशनल ड्रामे में नहीं आने वाला। मैं उस लड़की को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। ज़ारून की बात पर उसकी माँ थोड़ी परेशान हुई, मगर फिर जी कड़ा करके कहा, तुम्हारे बाबा कोई इमोशनल ड्रामा नहीं कर रहे ज़ारून। अगर तुमने कोई मसला खड़ा किया तो वो सच में तुम्हारे पांव पकड़ेंगे। अभिया को लेकर वो बहुत टची हो रहे हैं। तुम जानते हो, उनके फर्स्ट कजन की इकलौती बेटी है। बहुत टफ टाइम देख कर आए हैं और तुम्हारे बाबा को रह रह कर इस बात पर अफसोस हो रहा है कि दोनों चचाजाद भाई एक ही घर में पले बढ़े और जवान हुए। दोनों में गहरी दोस्ती थी, मगर शादी के बाद तुम्हारे बाबा अपनी लाइफ में इतने मसरूफ हुए, अपने कजिन पर आने वाली पै दर पै मुसीबतों के बारे में जान ही नहीं सके। आंख तो उस वक्त खुली जब उनका कजिन इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब अपनी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए उन्होंने अभिया को अपनी सरपरस्ती में लिया है और उसे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगर चाहते हो कि तुम्हारा बाप ऐसा कुछ ना करे तो उनकी बात मान लो। मेरा यकीन करो, अभिया बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ खुश रहोगे। मामा की बात सुनकर ज़ारून को एकदम चुप लग गए। उसे एहसास हुआ उसकी माँ ठीक कह रही थी। अगर वाकई उसका बाप किसी एहसास निदामत में जकड़ा था तो वो सब कर गुजरेगा जिसका वो कह कर आया था। ज़ारून लब भींच कर रह गया और दिल पर पत्थर रखकर अभिया को अपने साथ जर्मनी ले गया। मगर जर्मनी की आज़ाद फजाओं में पहुंचकर ज़ारून ने शराफत का लिबादा उतार फेंका और अभिया की जिंदगी अजीरन बनाने का फैसला किया। बाबा की हिदायत के मुताबिक उसने जर्मनी पहुंचने के कुछ टाइम बाद अभिया का यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया, मगर पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज से साफ इनकार कर दिया। हालांकि ज़ारून के पास अपनी गाड़ी थी, मगर उसने अभिया से कहा वो यूनिवर्सिटी आने जाने का इंतज़ाम खुद करे। अभिया अजनबी मुल्क में घबराई हुई थी, मगर फिर उसने हिम्मत पकड़ी और नक्शे के ज़रिए यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी आने जाने लगे। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई, मगर फिर वो एडजस्ट कर गई। उसके लिए इतना काफ़ी था कि उसे आगे पढ़ने का मौका मिल रहा था। ज़ारून ने अभी तक उसे कबूल नहीं किया था, मगर उसकी ज़िंदगी को ज़्यादा मुश्किल भी नहीं बनाया था
उसकी पढ़ाई का मुकम्मल खर्चा चाचू भेज रहे थे, लिहाजा अभिया को किसी परेशानी का सामना नहीं था। अलबत्ता ज़ारून के रवैये से वो परेशान थे। एक ही घर में रहते हुए वो दोनों अभी तक अजनबी थे। उसके होते हुए भी अभिया को अपने सारे मसले मसाइल खुद हल करना पड़ते थे। शकील साहब रोज़ अभिया को कॉल करके खैर खैरियत दरियाफ्त करते। वो उससे ज़ारून के रवैये के बारे में पूछते, मगर अभिया उन्हें कुछ नहीं बताती थी। शकील चाचू और चची के उस पर बहुत एहसानात था। अब नहीं चाहती थी कि बेटे की करतूतें बताकर उसके वालिदैन का दिल बुरा करे। वो ज़ारून के साथ हर तरह का निभा करने की कोशिश कर रही थी और यही बात ज़ारून को जिज कर रही थी। वो अभिया की ज़िंदगी को मुश्किल बनाने की कोशिश में लगा ताकि अभिया थक हार कर खुद ही उसे छोड़ दे, मगर लगता था वो मिट्टी की बजाय पत्थर की बनी थी। अजीब ढीठ लड़की थी। ज़ारून का इंतहाई सर्द रवैया होने के बावजूद भी उसे छोड़ने को तैयार ना हुई। उसे परेशान करने के लिए ज़ारून अक्सर रातों को भी घर से गायब रहता। अभिया डर के रोने लग जाती और ज़ारून की मिन्नतें करती कि वो रात में उसे अकेला मत छोड़ा करे। उसकी कैफियत से लुत्फ अंदोज होते हुए ज़ारून सोचता कि अब यकीनन अभिया उसे छोड़कर चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। उसने तो शायद ज़ारून के वालिदैन से भी कोई बात नहीं की थी, जभी तो दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे। बस हर बार फ़ोन बंद करने से पहले उसे हिदायतें देना नहीं भूलते थे। अभिया बहुत प्यारी बच्ची है, ज़ारून उसका ख्याल रखना। और उस प्यारी बच्ची का सुनकर ज़ारून के माथे पे तेवरियां चढ़ जाती। ना जाने उसके माँ बाप को उस प्यारी बच्ची में क्या नजर आया था। ज़ारून को तो वो तंबू में लिपटी एक चुड़ैल लगती थी। जर्मनी आकर भी उसने अपना हुलिया नहीं बदला, बल्कि पहले से भी बड़ी चादर ओढ़नी शुरू कर दी। वो घर में भी उसी हुलिये में घूमती थी, जैसे ज़ारून उससे कच्चा चबा जाएगा। हालांकि ज़ारून उसका शौहर था, मगर उसकी शराफत और हया ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। ज़ारून उसके हुलिये से चिढ़ने लगा। वो चाहता था अभिया अपना हुलिया तब्दील करे और यहाँ के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल ले, फिर अपनी सोच पर खुद ही लानत भेजता। भला उसे क्या ज़रूरत थी अभिया जैसे भी रहे उसकी बला से। उसे उसकी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं लेनी। वो तो हर हाल में उस बला से छुटकारा पाना चाहता था जिसने ज़ारून की ज़िंदगी मुश्किल बना दी थी। एक रोज़ ज़ारून ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर कमरे में पहुंचकर उसकी ख़राब तबीयत में मज़ीद इजाफा हुआ, क्योंकि मोहतरमा उसी के बेड पर बैठी रोने का शुगल फरमा रही थी। ज़ारून का पारा हाई हुआ। क्या मुसीबत है? हर वक्त रोना धोना डाला हुआ है। अजीब नहुसत फैला रखी है घर में। आज क्या तकलीफ है? किस बात का गम लगा हुआ है जो ऐसे रो रही हो? ज़ारून के चिढ़ खाए अंदाज पर अभिया ने अपनी सूजी आंखों से ज़ारून की जानिब देखा और सिसकते हुए बोली, सॉरी, वो आज मुझे अपने पापा की याद आ रही थी। आज उनकी पहली बरसी है, तो इसलिए। इतना कहकर अभिया अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश करने लगी और ज़ारून के दिल को किसी ने मसला था। वो अपनी मुश्किल का रोना रोता था, लेकिन उसे याद ही नहीं रहा ये छोटी सी लड़की अपने बाप की मौत का दुख झेल कर आई थी। मामा ने उसे बताया भी था कि उसका बाप मर चुका है, मगर वो भूल गया। ज़ारून ने शर्मिंदगी से अपने माथे पर हाथ मारा और अभिया के पास बैठकर उसका कंधा सहलाया, तो अभिया बेअख्तियार ज़ारून के कंधे से जा लगे और फूट फूट कर रोने लगे। पहली बार ऐसा हुआ था कि अभिया ज़ारून के इतने करीब थे, मगर ज़ारून ने उसे नहीं रोका। वो चाहता था अभिया खुलकर रो ले। उसे अफसोस हो रहा था, शायद वो सारा दिन रोती रही थी। उसकी बेतहाशा सूजी आंखें और सुर्ख होती नाक इस बात का इशारा दे रही थी। जब खूब रोकर अभिया का दिल हल्का हुआ
तो शर्मिंदा होकर ज़ारून से पीछे हट गए। उस रोज़ के बाद ज़ारून के रवैये में थोड़ी नरमी आई थी। अब वो आते जाते अभिया से उसकी खैर खैरियत पूछ लेता, अक्सर औकात उसे खाने की ऑफ़र भी करता, और अब तो कुछ दिनों से बाकायदगी से अभिया को यूनिवर्सिटी लेकर जा रहा था। मगर अभिया की बड़ी चादर उसे अब भी कोफ्त में मुब्तला करती थी। घर में भी वो पर्दे में घूमती थी, जबकि अभिया ज़ारून की इतनी सी तवज्जो पाकर फूल की तरह खिल उठे थे। उसके दिल में खुशफहमियां जन्म लेने लगीं कि अब ज़ारून उसे बीवी के तौर पर कबूल कर लेगा। एक सुबह अभिया नहाकर सीधा किचन में चली आई। सुबह के वक्त ज़ारून घर पर नहीं होता था, लिहाजा उसकी गैर मौजूदगी में अभिया ढीले ढाले अंदाज में घूमती थी। उस वक्त भी उसने ट्राउज़र शर्ट पहन रखी थी और अपने गीले बाल खुले छोड़े हुए थे। वो किचन में खड़ी अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो अचानक पीछे मुड़ी और अपने सामने अनजान मर्द को खड़ा देखकर अभिया की चीख निकल गई, जो अपनी लाल आंखों से अभिया को घूरे जा रहा था। अभिया उसे नहीं जानती थी, ना उसे ये मालूम था कि वो शख्स घर के अंदर कैसे आया। अभिया को देखकर उस शख्स की नीयत खराब होने लगी। वो लड़खड़ाता हुआ अभिया की जानिब बढ़ा। अभिया बचाव करने की कोशिश करने लगी, मगर उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो मर्द अभिया के सर पर पहुंचकर उसे दबोचने की कोशिश करने लगा। अभिया अपने बचाव के लिए हाथ पैर मार रही थी और चीख भी रही थी। यही वो वक्त था जब ज़ारून घर वापस आया। वो अपनी ज़रूरी फाइल भूल गया था। किचन में शोर शराबा सुनकर वो किचन की तरफ भागा तो सामने के मंजर ने ज़ारून के औसान खता कर दिया। वो तीर की तरह उस आदमी तक पहुंचा, कंधे से दबोच कर पीछे की तरफ धकेला और उसके मुंह पर जोरदार मुक्का रसीद किया और इंग्लिश में बोला, तुम्हें मना किया था ना कि मेरे घर मत आना। अब मैं अकेला नहीं होता। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अगर आज के बाद तुम मुझे अपने घर नजर आए तो मैं पुलिस बुलवा लूंगा। ज़ारून की बात सुनकर वो अंग्रेज बकता झकता वहां से निकल गया। अभिया शेल्फ से टेक लगाए कांप रही थी। मर्द को घर से निकालकर ज़ारून अभिया की तरफ मुड़ा और इंतहाई सर्द लहजे में बोला, मेरे सामने तो तुमने शराफत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। मेरी बीवी होते हुए भी तुम चादर में नेक परवीन बनी घूमती थी। तो अब ये तुम्हारा क्या लगता था जिसके सामने तुम इस हुलिये में आए? मुझे पहले बताया होता तुम्हें अंग्रेजों वाले तौर तरीके पसंद है तो मैं तुम्हें तलाक देकर फिर तुम्हारे साथ। गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ से ज़ारून की बात अधूरी रह गई। वो गाल पर हाथ रखे हैरत से उस छटांग भर की लड़की को देख रहा था, जो उस वक्त इंतहाई तकलीफ और अजियत में लग रही थी। उसे थप्पड़ मारने के बाद अभिया वहां नहीं रुकी, बल्कि घर से निकलती चली गई और करीबी पार्क में बैठी फूट फूट कर रोने लगी। उसे आज अपने बाप की शिद्दत से याद आ रही थी। काश वो जिंदा होते तो अभिया को इतनी जिल्लत न झेलनी पड़ती। ज़ारून के अल्फाज ने उसे तोड़ कर रख दिया था। वो क्या सोचने लगी थी और ज़ारून उसे क्या समझता था? वो इतने वक्त से ज़ारून की बेहिसी और बेरुखी सह रही थी, मगर आज उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई। हेलो, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? अभिया को सिसकियों के दौरान आवाज सुनाई दी तो उसने सर उठाया। सामने एक जवान लड़की खड़ी थी। अभिया के सर हिलाने पर उसके साथ बैठ गई और बहाने बहाने से अभिया से उसका राज उगलवा लिया। वो जो दुख से भरी बैठी थी, सोचा ही नहीं कि अनजान लड़की को क्या बता रही है। और तब वो लड़की अभिया को बहलाकर अपने घर ले जाने लगी। थोड़ा वक्त गुजरा तो ज़ारून को अपनी गलती का एहसास हुआ। अभिया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो उठा और अभिया को ढूंढने लगा, मगर वो घर में नहीं थे। ज़ारून के होश उड़ गए। वो बौखला कर बाहर निकला और तब उसके हमसाये ने बताया अभिया को वही लड़की अपने साथ ले जा रही थी
जो गलत काम करते थे। ज़ारून पागलों की तरह भागा और रास्ते में ही अभिया को ढूंढ लिया। ज़ारून को आता देखकर वो लड़की दूर से भाग गए, जबकि अभिया अभी तक सदमे में थे। तब उसे जबरदस्ती घर ले जाते हुए ज़ारून सोचने लगा कि हर हाल में अभिया को मनाएगा, क्योंकि वो अभिया से प्यार करने लगा था। उसे उसके साथ की आदत हो गई थी और वो अपने वालिदैन को भी नाराज नहीं कर सकता था। ये थप्पड़ उसके किरदार की निशानदेही करता है कि छोटी सी लड़की जो कुछ बोलती भी नहीं थी, बात किरदार पर आई तो वो भड़क गए। ज़ारून को अपनी बीवी की शराफत का एहसास हो चुका था। अब ज़ारून और अभिया दोनों ही खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अनप्लैन्ड वाक़यात हो जाते हैं जो कि खुदा की तरफ से हमारे लिए बहुत बेहतरीन होते हैं, लेकिन हमें उनकी समझ बहुत देर से आती है। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अलीज़ा कंवल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासर रहे।